हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम समझेंगे फिशर के बारे में। फिशर का इलाज कैसे होता है, ये क्या होता है, कितने तरह का होता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, किस हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। इस सबको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बताएंगे आपको एलोपैथिक दवाइयाँ कि किन किन दवाइयों से इसको ठीक किया जाता है। तो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे फिशर की बात करने से पहले हम समझते हैं कि भाई बवासीर और भगंदर में अंतर क्या होता है। फिशर और पाइल्स में अंतर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो इसको इलाज कराने में लेट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ पहले क्लियर रखो कि इस तरह की समस्याओं में कभी भी शेयर करने में शर्माना नहीं चाहिए। आधी से ज़्यादा समस्या तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को बताते नहीं हैं, या जो भी हकीम वकील होते हैं जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं उनसे इलाज कराते हैं। ठीक है, तो कभी भी इसमें शर्माना नहीं चाहिए। ये समस्याएं, बीमारियां हैं, किसी को भी हो सकती हैं, आपको, मुझको, किसी को भी हो सकती है। बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही की कारण होता है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं फिशर के बारे में। तो भाई फिशर में क्या होता है, बेसिकली इसमें एक कट लग जाता है। ठीक है, जो एनस एरिया होता है, रेक्टम एरिया, वहाँ पे कट लग जाता है। इस वजह से उसमें कभी फिकस घुसता है या फिकस टच होता है तो वहाँ पे दर्द होता है, और कई बार लेटरिन में ब्लड आ जाता है। पाइल्स में क्या होता है कि बाकी जो मसल्स होती हैं वो लटकने लगती हैं, बाहर आ जाती हैं गुच्छे जैसी, तो उनमें कभी कभी फट जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पाइल्स में बहुत तेज दर्द होता है और फिशर में नहीं होता। ये बहुत लंबे समय तक रहता है और अंदरूनी समस्या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अंतर डिसाइड कर सकते हो। तो अगर बात की जाए फिशर की, तो देखो भाई फिशर क्या होता है कि जो इंसान का जो जीआई ट्रैक्ट होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, एनस। मतलब कि एनस होता है जहाँ से लेटरिन को निकलना है। रेक्टम होता है। अभी होता क्या है कि रेक्टम के इधर पे एक मसल्स होती है। कौन सी होती है, स्पिनेक्टर मसल्स। अब ये स्पिनेक्टर मसल्स का काम ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। भाई अगर किसी व्यक्ति को लेटरिन जाना है तो लेटरिन तभी निकलेगी जब ये स्पिनेक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, तो ये लेटरिन निकल जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब कि उसमें तनाव आ गया, तो वो जो है बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये स्पिनेक्टर मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फिशर के केस में क्या होता है कि उसमें एक छेद हो जाता है। बोल सकते हैं आप कि छेद हो जाता है, सुराग हो जाता है उस मसल्स के एरिया में, या बोल सकते हैं चीरा लग जाता है या कट लग जाता। अब ये कट अगर नीचे से ऊपर ऐसा लंबा खड़ा हुआ लगा हुआ है तो बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, और अगर थोड़ा ऊपरी जगह पर साइडों में लग जाता है तो वो दूसरे कारण होते हैं इस तरह के फिशर के होने के। ठीक है, तो वो क्रॉन्स डिजीज होती है, कई बार आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। इन सब चीज़ों को भी जांच की जाती है, इसको भी समझेंगे हम। तो पहले समझो आप कि भाई फिशर मतलब कि छेद हो गया है उस एरिया में, रेक्टम एरिया के आसपास जो स्पिनेक्टर मसल्स है वहाँ पे छेद हो जाता है। अभी भाई ये छेद हो गया तो होगा क्या, आदमी को तकलीफ होगी, लेटरिन करेगा तो लेटरिन जब जब वहाँ से गुजरेगा उसको दर्द होगा, या लेटरिन करने के बाद 10-12 मिनट तक, 15 मिनट तक दर्द हो सकता है। अभी क्या है, आदमी इसमें दर्द के कारण लेटरिन ही नहीं जाता है, उसको डर बैठ जाता है, जिसके साथ होता है वही जानता है। तो होता क्या है, इस दौरान कब्ज और बढ़ने लगता है। अगर हम पहले बात करें कब्ज की, तो भाई सबसे मेन कारण सिर्फ और सिर्फ कब्ज है। बोलते हैं ना कि हमारे पेट में हो रही जितनी भी खराबियां होती हैं उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो ये एक डायरेक्ट बीमारी होती है जो कि पेट की खराबी से होती है। ठीक है, तो कब्ज मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि लेटरिन उतर नहीं रही है, ताकत लगा रहे, खूब बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे, लेकिन वो लेटरिन नहीं उतर रही। ठीक है, तो ऐसी किसी व्यक्ति के साथ समस्या होती है, लंबे समय तक कोई व्यक्ति कब्ज है उसको और घंटों घंटों बैठे रहते हैं लेटरिन में और उनकी लेटरिन नहीं उतरती, तब ऐसे मरीजों को, ऐसे लोगों को ये समस्या डेवलप हो जाती है। अभी बात यहाँ पे आती है कि कब्ज क्या सबको होती है। देखो भाई, कब्ज सबको होती है, हर व्यक्ति को कभी ना कभी कब्ज होती है, लेकिन कई लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि भाई उनको तो कब्ज हमेशा ही होता रहता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज होगा तो ये डेवलप होगा, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, इसको बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो अभी समझो आपके भाई फिशर अगर किसी को हो गया है तो वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट में होता है कि भाई 8 हफ्ते से कम का जो फिशर है वो उसे एक्यूट बोला जाता है। मतलब कि 1-1.5 महीना ही हुआ है तो ठीक है, वो फिशर तो है बट वो एक्यूट कंडीशन में है, उसको ठीक किया जा सकता है, वो बड़ा नहीं है, तो छेद है, छोटा सा छेद है। और एक होता है क्रोनिक, भाई 2 महीने से ज़्यादा अगर समस्या चल रही है तो उसे बोलते हैं क्रोनिक, मतलब कि सीवियर, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो समस्या भी बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर दो तरह से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये दो तरह का है। ठीक है, अभी कई छोटे बच्चों में भी हो जाता है,
2-2 साल के छोटे छोटे बच्चों में भी फिशर हो जाता है और उसका भी ट्रीटमेंट होता है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई किसी को भी ये हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि 50 साल की उम्र के बाद लोगों में ये डेवलप होना शुरू हो जाता है और उनकी वो हरकतें, आदतें कि भाई खाने पीने में कंट्रोल ना होना, कब्ज होना, ये सब। तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भाई कि फिशर जो है हमारे एनस एरिया में छेद हो जाता है। ठीक है, कई बार आदमी को ऐसा लगता है, दाना सा महसूस भी होता है वहाँ पे, ऐसा लगता है कोई दाना है, वो मतलब चुभता है। ठीक है, टॉयलेट करते वक्त जाता है आदमी तो दर्द बहुत तेज होता है। और इसकी बात किया ब्लीडिंग की, तो ब्लीडिंग इसमें इतनी नहीं होती जो कि हेमोरॉइड्स और पाइल्स में होती है, उतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। थोड़ा बहुत हल्का बहुत ब्लड आ सकता है, वो भी फ्रेश ब्लड होता है, ऐसा पुराना ब्लड नहीं होता, मतलब कि ताज़ा ब्लड कभी कभी आ जाता है। क्योंकि जो मसल्स मैंने आपको बताया, जिसमें चीरा लगा हुआ है, जिसमें कट लग गया है, छाला जैसे बोल सकते हैं आप, छाला जो हमारे मुंह में होता है उसी तरह से वहाँ पे भी एक कट लग जाता है और वो डीप कट हो जाता है, तो उसे क्रोनिक बोलते हैं। अभी ये क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, जब आदमी टॉयलेट करेगा, जाहिर सी बात है उस कट के ऊपर से फीकस गुजरेगा तो वो उसको छेड़ के जाएगा। जो आदमी का जो लेट्रिन होता है एनस एरिया में से जब गुजरेगा तो वहीं पे वो कट है, तो जब जब आदमी लेट्रिन करेगा तो उसको छेड़ेगा, वो दर्द भी होगा और कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये होता है क्या, फिशर। तो अभी हमने समझ लिया फिशर क्या होता है। अब समझते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। देखो भाई, पहले आप बचने के उपाय देख लो। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है भाई, कोई भी बीमारी से आपको बचना है, ठीक है, इलाज तो होता ही होता है। हमेशा अपनी डाइट में फाइबर्स को रखो। फाइबर्स मतलब होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हर व्यक्ति को क्यों नहीं होता ये चीज़, क्योंकि सबको कब्ज नहीं होता। कब्ज क्यों नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी चलते फिरते फ्रूट्स को खाता रहता है। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 2-2, 3-3 महीने तक कभी फ्रूट्स खाते नहीं। फ्रूट्स हो गया, कोई भी हरी सब्जियां हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़, या पानी कम पीते हैं लोग, बहुत लापरवाह हैं। तो पानी कम पीना, फाइबर्स को ना लेना, या ड्राई फ्रूट्स ना लेना, कोई भी फल फ्रूट्स को लेना ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बाकी करते ज़रूर हैं। किसी का लाइफ स्टाइल ऐसा, काम धंधा जो भी है, तो वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। भाई सुबह शाम रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आलू, तो उनका क्या, पेट में कब्जियत होने लगती है। अब फिर वो पाउडर वगैरह खाते हैं, चूर्ण वगैरह खाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि हमको फाइबर लेना चाहिए। तो फाइबर आवश्यक होना चाहिए। फाइबर आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे तो आप इसबगोल ले लो, कभी कभी चलते फिरते 1 आध हफ्ते में 1 बार ले लो, जिससे क्या पेट मेंटेन रहता है। तो कब्ज से बचना होगा। किसी भी कारण में, किसी भी कंडीशन में कब्ज नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन लंबे समय तक कब्ज नुकसानदायक होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कब्ज हो भी रहा है तो आपको प्रेशर नहीं लगाना है। लोग बहुत ताकत लगाते हैं, इतना ताकत लगाते हैं कि उनकी जो मसल्स होती हैं वो गुच्छे के समान नीचे लटकने लगते हैं, तो फिर वो पाइल्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान पाइल्स तो ठीक है, अगर आपने ज़्यादा ताकत लगाई और फिर वो वहाँ पे कट भी लग जाता है कई बार, और फिर वो फिशर बन जाता है। तो अभी समझ में आ गया आपको कैसे बचना, ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है, अब अगर किसी को हो गया भाई, ठीक है अब हो गया, अब क्या करें। अब बात करेंगे दोस्तों इसके डायग्नोसिस की, भाई पता कैसे करें। देखो भाई, पेशेंट तो खुद ही बता देगा, तो उसकी हिस्ट्री कि भाई वो खुद बताएगा दर्द इतना होता है, यहाँ दर्द होता है, इस तरह की पोजीशन में दर्द होता है, लेटरिन जाने से पहले दर्द होता है, आने के बाद दर्द होता है, या लेटरिन करते वक्त दर्द होता है, ब्लड ज़्यादा आता है, ये सब बता देगा पेशेंट। उसके अलावा एक एनोस्कोपी होता है, उसमें क्या, उसको अंदर डाला जाता है रेक्टम एरिया में, वहाँ पे एनस के अंदर वो दिख जाता है कि चीरा कहाँ लगा हुआ है, कट कहाँ लगा हुआ है, ऊपर नीचे साइड में कहाँ, वो क्लियर दिख जाता है। उसके अलावा जैसे एनोस्कोपी के बाद आपको और ज़्यादा डीपली देखना, सपोज वो मिल नहीं पा रहा है कारण, तो जो है कॉलोनोस्कोपी कर सकते हैं। जो एंडोस्कोपी होता है उसी तरह एक और कॉलोनोस्कोपी होती है, उसमें क्या होता है, एनएस से ही डाला जाता है एंडोस्कोप को, और जो है अंदर तक, पूरी बड़ी आंत के अंदर तक उसको भेजा जाता है, उसमें कैमरा लगा होता है, सब क्लियर समझ में आ जाता है। तो एक ये भी डायग्नोसिस का तरीका होता है। तो इन चीज़ों से पता चल जाता है, ज़्यादातर तो फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल ही जाता है। ठीक है, तो अब इसमें इलाज की बात करें कि भाई इलाज क्या दिया जा सकता है, तो भाई देखो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स देखते हैं मेरी वीडियोस, तो उनके लिए बताना चाहूँगा, आम आदमी को डॉक्टर से सलाह कर ही दवा लेना चाहिए। फिर ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको फिशर हो रहा है, तो उसको पहले नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम यूज़ करना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम आता है, उसको रेक्टम एरिया में उसको लगाना है। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया, स्पिनेक्टर मसल्स उनको जाकर रिलैक्स करता है, स्पिनेक्टर मसल्स को रिलैक्स करता है और उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है।
क्या होता है कि जब ये कट लगता है, चीरा लगता है, तो वहाँ पे एब्सेस बन जाते हैं, और वो एब्सेस जब तक हील नहीं हो पाएंगे, जब तक वहाँ पे ब्लड फ्लो सही नहीं होगा और वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होगी, और वहाँ पे अगर टाइट फिकस जाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं आपकी कठोर मल वहाँ से गुजरेगा, तो उसको छेड़ेगा और ज़्यादा घाव बढ़ेगा। तो पहला हमारा काम है कि उस जगह का ब्लड फ्लो मेंटेन करना और उन मसल्स को रिलैक्स करना। जाहिर सी बात है, जो मसल्स हैं, इस तरह फोटो में देखिए, ये स्प्लेक्टर मसल, उसको ऐसे रखें, अब ये रिलैक्स होंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, तो फिकस निकल जाएगा। तो ये रिलैक्स करेगा तो फिकस को निकलने में आसानी होगी, मल को निकलने में आसानी होगी, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम का थोड़ा सा क्या साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसकी जगह पे आप जो है डल्सिया जेम क्रीम भी लगा सकते हैं। डल्सिया जेम 2% का क्रीम आता है, ये भी लगाया जा सकता है, ये भी स्प्लिटर मसल्स को ही रिलैक्स करता है, ठीक है। तो भाई अब हो गया बात क्या कि रिलैक्स होने का काम, तो ये सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसा तो 6 घंटे का इंटरवल होना चाहिए इसके लगाने के बीच में, बट सुबह शाम भी लगाओगे तो भी काम चलेगा। उसके अलावा आप लॉक्स जेल आती है, मैंने आपको बताया, इसका एक सेपरेट वीडियो है लॉक्स के ऊपर, आप चाहो तो वो भी देख लेना। तो लॉक्स जो 2% की जेली आती है, उसको लेके उस पर जो एनएस एरिया होता है वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। 15 मिनट पहले आप लगा लो, टॉयलेट जाने से पहले, लेटरिन जाने से पहले 15 मिनट पहले लगा लो। इससे क्या होता है, ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है, ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो मसल्स हैं वहाँ के वो सुन्न हो जाएंगे, तो जब आदमी फ्रेश होगा, लेटरिन वगैरह जाएगा, तो उसको तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो वो आराम से फ्रेश हो लेगा, ठीक है। इस दौरान अभी क्या इतना तो हो गया भाई, मसल्स को रिलैक्स कर दिया, और वो और जो अपन ने क्या मसल्स को सुन्न भी कर दिया, ताकि वो आदमी फ्रेश हो ले, ताकि वो लेटरिन चला जाए। अभी क्या है दूसरी बात कि भाई अभी इतना तो हो गया, अब इस दौरान क्या आदमी का पेट भी सही करना जरूरी है, ठीक है। वो लेटरिन तो घूम आया, लेकिन अगली बार ये दिक्कत ना आए तो कोई भी एक लेक्टोट्रिप देना ही पड़ेगा। क्रीमाफिन का सॉल्यूशन या कोई भी जिसके अंदर पैराफिन लिक्विड होना चाहिए, तो ये सुबह शाम दिया जा सकता है 1 हफ्ते तक, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी, कब्ज की कितनी बोल सकते हैं गंभीरता है। तो कोई भी क्रीमाफिन लिक्विड या पैराफिन लिक्विड दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कब्ज में जो है मतलब कि जो फिकस होता है स्टूल, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कड़कपन रहता है स्टूल के अंदर वो नरम हो जाएगा, तो निकल जाएगा बाहर। तो कब्ज से ऐसे आराम किया जाए। और इसके इन्फेक्शन के लिए, देखो दर्द के लिए आप नॉर्मली पैरासीटामोल ही देना है और कुछ नहीं देना, ठीक है ना। ज़्यादा डीपली इसमें कोई आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है। नॉर्मल सा पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का सुबह शाम दे दो, या दिन में 3 बार दे सकते हो, TDS में या VDS में, जितना दर्द हो उतना देना, ठीक है। तो अपन पकड़ के चलते हैं, TDS आप पैरासीटामोल दे दो 500 mg के 3 गोली दिन में, और ये 3 दिन तक ही देना, ज़्यादा दिन नहीं देना। बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। देखो भाई, जो कट लगा हुआ है, जहाँ पे इंजरी है ऑलरेडी, वहाँ पे इन्फेक्शन भी होता ही है, क्योंकि वहाँ पे स्टूल जाता रहता है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अभी हमने क्या क्रीमाफिन दे दिया भाई, उसकी जो स्टूल है उसको सॉफ्ट कर दिया, मसल्स को रिलैक्स कर दिया, डल्सिया जेम क्रीम लगा के, और लॉक्स को भी लगा दिया एनेस्थेटिक कि भाई आदमी को दर्द वगैरह ना हो। तो अब उस घाव का भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई भी एक एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन आता है 250 मिलीग्राम, वो दिया जा सकता है। मेगापेन करके आता है, मेगापेन सॉरी, तो मेगापेन एरिस्टो कंपनी का ब्रांड है, वो दिया जा सकता है सुबह शाम में एंटीबायोटिक, सुबह शाम 3 दिन बाद। इससे क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो कवर हो जाएगा और आदमी को तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा जो है वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ, मतलब कि आदमी को टब में बैठना, एक गर्म पानी का मतलब कि गुनगुने पानी के टब में आदमी को बैठना सुबह शाम 10 मिनट। इससे क्या होगा कि जो एब्सेस है उसको हील होने में मदद मिलती है। तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है, ठीक है। दिक्कत कब आती है कि अगर ये क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाता है तो ये थोड़ा सही होने में टाइम लेता है, ठीक है। अगर एक्यूट है तो वो ठीक हो जाएगा। बच्चों की बात की जाए, अगर बच्चों में हो जाता है तो भाई बच्चों में डायपर्स को चेंज करते रहना, पल पल में टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को दिखाना ही है। और बस यही दोस्तों, बच्चों में क्या है कि थोड़ा आपको ध्यान देना है कि उनको भी कब्ज ना हो रही हो, ठीक है ना। तो कोई भी बीमारी हो उसका एक इलाज है भाई, कब्ज ना हो। पेट खराब मतलब बीमारियों का भंडार। सो खैर, अभी यहाँ पे आती है बात कि अगर क्रोनिक है और सही नहीं हो पा रहा तो सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी से बेस्ट इसका कोई इलाज नहीं है। अब सर्जरी भी क्या है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर क्रोनिक है फिशर तो सर्जरी ही होगी, अगर ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो पा रहा तो सर्जरी होगी, और अगर किसी व्यक्ति को दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उससे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है,
या इवन ये फिशर नहीं और अंदर दिक्कत बढ़ गई है तो उस कंडीशन में कोलोनोस्कोपी होगी और भी चीज़ों का पता लगाया जाएगा। क्रोन्स डिजीज वगैरह तो नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही होगी तो भी सर्जरी की जा सकती है। सो गाइज ये होता है दोस्तों फिशर। आज हमने जाना फिशर के कारण, लक्षण, इसका डायग्नोसिस मतलब कि जांच करने का तरीका और इसका पूरा ट्रीटमेंट, बचने के उपाय। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपको मदद मिली होगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर तो नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।